हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपनी डेली लाइफ में जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर लिखते हैं, उनमें यूजली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करता है। सेंटेंस में ये किसी काम को करता है, सब्जेक्ट। और उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब यानी कि क्रिया, जो काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है। और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट यानी जिसका अर्थ होता है कर्म, जिस पर काम हो रहा है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर काम हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहते हैं। तो आइए इसी बात को हम एक सेंटेंस की मदद से और अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारा सेंटेंस है, वह गाजर काटता है। तो यहाँ पर काटता है, इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमारा सब्जेक्ट वह, ये एक मेल यानी कि एक पुरुष है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये काटने का काम कर रहा है, काटने की क्रिया कर रहा है। और इसकी इंग्लिश होगी ही। और उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, काटना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। तो सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की क्रिया को हम कहते हैं चॉप। ही चॉप्स। तो काटने की क्रिया किस वस्तु पर हो रही है, वो वस्तु हो जाती है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर काटने की क्रिया गाजरों पर हो रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? गाजर यानी कि कैरेट्स। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है, ही चॉप्स द कैरेट्स, जहाँ पर ही सब्जेक्ट है और उसके बाद हमारा वर्ब आता है चॉप्स और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है द कैरेट्स। ही चॉप्स द कैरेट्स। अब आइए देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं वे 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट दिया है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आइए देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है। चलिए, तो अभी हमने देखा कि सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी जो कार्य हो रहा है उसे हम लिखते हैं यानी क्रिया, वर्ब। अब ये क्रिया किस वस्तु पर हो रही है, किस वस्तु पर डायरेक्ट हो रही है, सीधा उसी पर प्रभाव डाल रही है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। राहुल सेब खाता है। इसकी इंग्लिश होगी, राहुल ईट्स एन एप्पल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है यानी कार्य कौन कर रहा है? राहुल। ठीक है। और उसके बाद हम पता करेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो वर्ब है खाता है, जिसकी इंग्लिश क्या होगी? ईट्स। तो अब हमें ये पता चल गया। अब ईट्स यानी खाने की क्रिया किस वस्तु पर हो रही है, किस वस्तु पर सीधे सीधे हो रही है। तो हमारी वो वस्तु क्या है? सेब एंड एप्पल। तो यहाँ पर एप्पल क्या हो जाता है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर वर्ब का सीधा सीधा एक्शन होता है, या फिर इसे भी कह सकते हैं सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही एक्शन करता है, अपनी क्रिया करता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एप्पल, जिसे सब्जेक्ट खाता है। राहुल ईट्स एन एप्पल। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है और उसके बाद हम क्रिया का पता लगाते हैं कि क्रिया कौन सा वर्ड है। और एक बार जब हमें अपना वर्ब पता लग जाता है तो वर्ब के साथ व्हाट या फिर whom इसे जोड़कर प्रश्न करने पर हमें अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। व्हाट यानी क्या और whom यानी किससे। अब जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो वो बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और वर्ब के साथ व्हाट या whom जोड़ करके अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। सेंटेंस है, द शेफ बेक्ड अ केक। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? शेफ।
और उसके बाद हम वर्ब का पता लगाएंगे कि वर्ब कौन सा शब्द है। तो वर्ब यहाँ पर है बेक्ड, यानी कि पकाना, जो कि कुकिंग करने का एक मेथड है। और उसके बाद वर्ब के साथ हम व्हाट जोड़ करके अपना प्रश्न बनाते हैं। बेक्ड व्हाट, यानी कि क्या बेक किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, केक को बेक किया गया है। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, केक। और सेंटेंस क्या बन जाएगा, द शेफ बेक्ड अ केक, शेफ ने एक केक बनाया। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने बेक के बाद व्हाट का यूज़ क्यों किया, whom का यूज़ क्यों नहीं किया। व्हाट का यूज़ हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमें लगता है कि कोई वस्तु है, और whom का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। इस सेंटेंस में किसी पर्सन का जिक्र नहीं था, इस सेंटेंस में एक वस्तु का जिक्र था, अ केक। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में बेक के बाद व्हाट का यूज़ किया, बेक व्हाट अ केक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉश्ड माई हैंड्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, वर्ब क्या है, वॉश्ड। पानी और साबुन से किसी चीज़ को साफ किया जाए या फिर क्लीन किया जाए तो उसे कहते हैं वॉश। तो हमारी क्रिया क्या है, वॉश्ड। वॉश्ड वॉट, यानी कि क्या, क्या धुला गया। माई हैंड्स, तो माई हैंड्स क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ने डायरेक्ट इन्हीं पर क्रिया की, इन्हें धोया, वॉश किया। आई वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धोए। देव किक्ड अ फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में क्रिया कौन कर रहा है, देव, तो देव हो जाता है सब्जेक्ट। क्रिया क्या है, किक्ड। किक्ड व्हाट, यानी कि किसे किक किया, फुटबॉल। तो फुटबॉल पर डायरेक्ट क्रिया हुई, इसलिए फुटबॉल हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देव किक्ड अ फुटबॉल, देव ने फुटबॉल को लात मारी, किक माने लात मारना। सुधीर विल मीट हिज फ्रेंड्स। ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है, और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सुधीर। सुधीर क्या करेगा, मीट, जिसका अर्थ होता है मिलना। तो वर्ब क्या हुआ, मीट। किससे मिलेगा, मीट whom, तो जिनसे मिलेगा वे हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। हिज फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिलने की जो क्रिया है वो डायरेक्टली इनसे ही होगी। सुधीर विल मीट हिज फ्रेंड्स, सुधीर अपने दोस्तों से मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट का पहला टाइप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने जान लिया। आइए अब हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले ये एक बात जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों। सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट जो क्रिया करता है, यानी जो काम करता है, हम उसे लिखते हैं वर्ब। और उसके बाद वर्ब का एक्शन जिस वस्तु पर हो रहा है, यानी जिस पर काम हो रहा है, हम उस वस्तु का नाम लिखते हैं, तो वो वस्तु होती है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब उसके बाद इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो प्राप्त करता है, जो रिसीव करता है, उस रिसीवर को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस से हम इस बात को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारा सेंटेंस है, राहुल ने मुझे एक उपहार भेजा। इस सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है जो कि कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, भेजने का। और क्या भेज रहा है, किस वस्तु पर कार्य कर रहा है, उपहार। तो आइए अपना सेंटेंस हम इंग्लिश में देखते हैं। राहुल सेंट मी अ गिफ्ट। तो यहाँ पर राहुल क्या है, सब्जेक्ट। अब अपना वर्ब हम ढूंढते हैं, तो वर्ब क्या है, सेंट। ये सेंड का V2 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, सेंट। ठीक है, वर्ब पता चल गया। ये कार्य किस वस्तु पर हो रहा है, वो वस्तु हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट को भेजने का कार्य हो रहा है, तो ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी इस गिफ्ट को कौन ले रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, मी। तो यहाँ पर मी क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, उसको पाता है, प्राप्त करता है। इसके अलावा किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्रिया करता है। फॉर whom द एक्शन इज डन, जिसके लिए एक्शन किया जाता है उसे भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कार खरीदी जा रही है और इसके लिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, राहुल ने मेरे लिए एक कार खरीदी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राहुल सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, एक कार खरीद रहा है। किसके लिए खरीद रहा है, मेरे लिए। यानी यहाँ पर कार खरीदने का काम किया जा रहा है और वो किसके लिए किया जा रहा है, मेरे लिए। इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं, राहुल बॉट मी अ कार। यहाँ पर राहुल क्या है, सब्जेक्ट। क्रिया क्या है, बॉट। बॉट वर्ब बाय का V2 फॉर्म है और ये क्रिया किस पर हुई, कार पर, क्योंकि कार खरीदी गई। तो कार यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जो ये क्रिया हुई, बॉट यानी खरीदने की जो क्रिया हुई, वो किसके लिए हुई, ये एक्शन किसके लिए हुआ, मेरे लिए, मी। तो यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राहुल बॉट मी अ कार। अब किसी सेंटेंस में ये पता लगाना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तब हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करेंगे और उसके बाद हम वर्ब का पता लगाएंगे और वर्ब के साथ व्हाट या whom जोड़ करके जब हम प्रश्न करेंगे तब हमें अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाने की बारी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आमतौर पर लिविंग चीज़ होती हैं, यानी जीवित वस्तुएं होती हैं। वर्ब हमें पहले से ही पता है, तो वर्ब के साथ टू whom या फिर फॉर whom जोड़ करके जब हम प्रश्न करते हैं तब हमें अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। टू whom यानी किसको, फॉर whom यानी किसके लिए। वर्ब के साथ जब हम टू whom जोड़ करके अपना प्रश्न बनाते हैं तब हमें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। और वर्ब के साथ जब हम फॉर whom करके अपना क्वेश्चन बनाते हैं तब हमें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके लिए सब्जेक्ट क्रिया करता है, एक्शन करता है। और जब कभी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु होता है तब हम वर्ब के साथ टू व्हाट या फिर फॉर व्हाट ये जोड़ करके अपना प्रश्न बनाते हैं और हमें अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसकी जगह वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, आई सेंट माई फ्रेंड अ लेटर। मैंने अपने दोस्त को एक लेटर भेजा। यहाँ पर भेजने का कार्य किस पर किया गया है, लेटर पर। तो लेटर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए कार्य किया गया है, मेरे दोस्त के लिए, या फिर मेरा दोस्त इस लेटर को रिसीव करेगा, उसे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर माई फ्रेंड वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड लिखा गया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेटर इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा गया है। द शेफ बेक्ड अस अ नाइस केक। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शेफ। वर्ब क्या है, बेक्ड। बेक्ड व्हाट यानी क्या बेक किया, केक। तो केक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर ही कार्य हो रहा है। अब जो केक बेक करने का काम है वो किसके लिए हुआ, वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी फॉर whom। तो आंसर क्या है, अस, हमारे लिए। तो अस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस, द शेफ बेक्ड अस अ नाइस केक। शेफ ने हमारे लिए एक बढ़िया केक बनाया। I gave Ria a book. Subject I, verb
गेव यानी देना, ये गिव का V2 फॉर्म है गेव। गेव व्हाट, क्या दिया, अ बुक, तो यहां पर बुक क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेव टू हूम, किसको दिया, तो आंसर क्या आएगा, रिया, रिया को दिया, यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बुक वो किसको मिली, रिया को, इसलिए रिया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती है और हमारा सेंटेंस बन जाता है आई गेव रिया अ बुक, मैंने रिया को एक किताब दी। दे हैड टोल्ड मी देयर ड्रीम्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है जहाँ पर हैड का यूज़ किया गया है और उसके बाद वर्ब टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड का यूज़ किया गया है। दे हैड टोल्ड मी देयर ड्रीम्स, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब टोल्ड जो कि वर्ब टेल का V3 फॉर्म है। अब उसके बाद टोल्ड व्हाट, क्या बताया, देयर ड्रीम्स, उनके सपने बताए, तो यहाँ पर देयर ड्रीम्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टोल्ड टू हूम, किसको बताए, मी, मुझे, तो मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे हैड टोल्ड मी देयर ड्रीम्स, उन्होंने मुझे अपने सपने बताए थे। वे सारे सेंटेंसेस जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि मैक्सिमम सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होते हैं, तो इसके लिए हम वर्ब के बाद व्हाट ऐड करके अपना क्वेश्चन बनाएंगे, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वे अधिकतर लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इसलिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए वर्ब के बाद फॉर हुम या फिर टू हुम का यूज़ करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।